हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट चैप्टर की। सो स्टार्टिंग कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। गुड। सो क्या होता है एनवायरनमेंट? अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर समझाना चाहूँ तो एनवायरनमेंट को आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग और आप लोगों के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कंबाइंड होकर के कहलाती हैं एनवायरनमेंट। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो लिविंग हैं, लेकिन हमारे आसपास तो एयर भी है, और एयर क्या है? नॉन लिविंग है। तो क्या वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है? एग्जैक्टली। आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, आप और आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो मिल करके क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट को। तो इसी बेसिस पर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट वो होता है यानी कि वो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, जो कि एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लाइफ। लेकिन ए जहां पर आ जाता है, ए का मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि यहाँ पर लाइफ की एब्सेंस है। तो वो जो कंपोनेंट कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और एबायोटिक कंपोनेंट का ही दूसरा नाम है फिजिकल एनवायरनमेंट। गुड। यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट ही किसके अंदर आते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। और इसके अंदर आता क्या क्या है? दो चीज़ें आती हैं। पहला, सॉइल, वाटर बॉडीज, एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि हवा, पानी और मिट्टी। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है फिजिकल एनवायरनमेंट का, वो है हमारा मटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, ये क्या बला है? तो मटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। यहीं पर हमारा जो दूसरा एनवायरनमेंट होता है वो है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या था? एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। उसी तरीके से ये जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, अगर हम इसका दूसरा नाम देखने की कोशिश करें तो इसका दूसरा नाम होता है बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग एनवायरनमेंट। और जब बायोटिक हो गया तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? जिनके अंदर लाइफ होगी, जो कि जीवित होंगी। सो अगर हम लोग देखें कि भाई बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देन इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहला, वो जो कि दुनिया में अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, और कॉमनली उन्हें हम लोग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का जो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सा है? दैट इज प्लांट्स, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स। क्लियर? दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको भी यूजुअली यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांटा जाता है। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कैसे बांटा जाता है? ऐसे बांटा जाता है कि भाई एनिमल्स जो होते हैं वो दे कैन बी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होंगे? जो कि घास फूस खाएंगे। ठीक है, जो कि जाकर के प्रोड्यूसर को खा जाएंगे। जैसे एक बकरी आ रही है, बकरी को कहीं घास दिखाई दी, चली और घास को खा करके आ गई। ठीक है, तो बकरी इज व्हाट? बकरी इज अ हर्बीवोर। ऑलराइट। क्योंकि बकरी ने किसको खाया है? प्रोड्यूसर को खाया है, प्लांट को खाया है, ग्रास को खाया है। नाउ एनिमल्स के अंदर जो दूसरी क्लास होती है दैट इज कार्निवोर। कार्निवोर कौन से होते हैं? जो कि क्या खा जाएं? जो कि घास फूस नहीं खाते हो, मांस मूस खाते हो। सो कार्निवोर के अंदर क्या आता है? लाइक वो बकरी घास खाकर आई ही थी, तभी उसे थोड़ी दूर चली और उसे मिल गया एक टाइगर, एक शेर, एक चीता, और उस चीते ने उस बकरी को खा लिया। तो वो जो चीता है उसने प्रोड्यूसर को नहीं खाया है, उसने किसको खाया है? एक हर्बीवोर को खाया है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि घास ना खा करके किसी ऑर्गेनिज्म के फ्लैश को खाते हैं, उनको हम नाम देते हैं कार्निवोर्स। एक तीसरी क्लास और होती है इसके अंदर, वी कॉल इट
ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं कि भाई वो दोनों होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कहीं पर घास फूस दिख जाए उसको भी खा लेंगे, रोटी मिल जाए उसको भी खा लेंगे, लेकिन अगर उन लोगों को मांस मिल जाएगा तो उसको भी गपच लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौवा, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, डॉग, ऑलराइट, दे कम अंडर दिस थर्ड कैटेगरी दैट इज ओमनीवोर्स। गुड, आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो तीसरा कंपोनेंट होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, वो होता है हमारा डिकम्पोजर। मान लो वो शेर, वो चीता मर गया, अब उस शेर और चीता को जो है उसकी बॉडी थोड़े दिन बाद आप लोग देखोगे कि गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। तो उस मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना जो लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स यही दो लोग होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि किसी की मरी हुई बॉडी से अपना खाना लें, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लें, जो किसी की बॉडी को, किसी मरे हुए की बॉडी को डिकम्पोज कर दें। और इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल इज फंजाई। अब भर गया थोड़ा सा दिमाग में, देखो ब्रीफ कर लेते हैं इसको हम लोग, कहीं पे खाली पेज मिले तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये सीखा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है आप लोग और आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? इन्वायरमेंट। कंबाइन होकर के ये दोनों क्या बनाते हैं? दे मेक द इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं। पहला फिजिकल इन्वायरमेंट, और इसी फिजिकल इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और इसके अंदर कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे? दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो सॉइल, वाटर, एयर, और दूसरा जो होता है दैट इज मटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स। और इस मटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं हमारे टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुई, राइट, ह्यूमिडिटी हुई, तो ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का, और दूसरे तरीके का जो इन्वायरमेंट होता है, ना तो सॉइल के अंदर, ना वाटर के अंदर, ना एयर के अंदर, और ना ही किसी मटीरियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जान होती है, जीवन होता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे मैं, मेरे अंदर तो लाइफ है, सो आई एम अ लिविंग कॉम्पोनेंट, आई एम अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। और दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बेटा लो, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर वो कॉम्पोनेंट आते हैं जिनके अंदर क्या होती है? लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा था? हम लोगों ने यहाँ पर तीन चीज़ें देखी। द फर्स्ट वन वॉज प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स। दूसरे थे हमारे एनिमल्स, इसके अंदर भी तीन कैटेगरीज, तीन क्लासेस हम लोगों ने देखी। फर्स्ट वन वॉज व्हाट? हर्बीवोर्स, बकरी। सेकेंड वन वॉज कार्निवोर, थर्ड वन वॉज ओमनिवोर्स। एंड तीसरी जो क्लास होती है इसके अंदर वो होती है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना ले लें और उसको डिकम्पोज कर दें। दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो आते हैं, नंबर वन इज बैक्टीरिया एंड नंबर टू इज आवर फंजाई। यस, तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इतनी बात पल्ले पड़ गई, आगे चलें। नाउ जो सेकेंड कंपोनेंट है बेटा लोग, वो है हमारा फूड चेन। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? फूड चेन। और फूड चेन क्या होती है? दिखाती हूँ, पहले दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई फूड चेन क्या है। ग्रास, गोट और टाइगर, ठीक है।
ये है हमारी फूड चेन। इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं पर हरी हरी घास उगी हुई थी, उस घास को देखा एक बकरी ने, बकरी आई और उस घास को खा लिया। अब बकरी को घास से क्या मिलेगा? खाया है तो एनर्जी मिलेगी। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम लोगों की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग होने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, फूड से। तो ये गोट ने इस ग्रास को खाया तो इस गोट को क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है। अब ये जो बकरी थी ये थोड़ी दूर चली ही थी, इसको मिल गया चीता और चीते ने इस पे झपट्टा मार लिया, क्योंकि चीते को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो चीता जो है वो है कार्निवोर, जाकर के घास को नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? वो खाएगा हमारे हर्बीवोर को, किसी को। जैसे कहीं पर गोट मिल गई, कहीं पर हमारा डियर मिल गया, कहीं पर हमारी बफेलो मिल गई, इन सब पे झपट्टा मार लेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्निवोर है और कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है। तो ये टाइगर ने क्या किया? इस गोट को खा लिया। तो ये जो हमारी चेन बन गई कि भाई एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, उस दूसरे को तीसरे ने खा लिया, और यहाँ पर जो चेन बनी जिससे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दूसरे से तीसरे की बॉडी में, तीसरे से चौथे की बॉडी में, एंड सो ऑन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी चेन को हम नाम देते हैं फूड चेन। व्हाई वी कॉल इट फूड चेन, नॉट एनर्जी चेन? क्योंकि खा क्या रहे हैं? फूड। और इसी फूड चेन के बेसिस पर हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। क्योंकि इस घास को बकरी ने खाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट की जो एनर्जी है वो इस घास से बकरी के अंदर गई, और जैसे ही टाइगर ने इस गोट को खाया तो कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी इस बकरी से टाइगर के अंदर गई। लेकिन खाया क्या है? एनर्जी नहीं, गोट को खाया क्या है? गोट ने ग्रास को, इसका मतलब फूड। ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस चेन द फूड चेन। ठीक है। अब ये जो फूड चेन होती है, अगर इसको पेपर में लिखने को आ जाए, सो हियर इज द डेफिनेशन, लेकिन आप लोग अपनी भी लिख सकते हैं कि भाई एक ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है और अपने खाने को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। व्हाई? बिकॉज दे नीड एनर्जी, एंड जो चेन बनती है दैट चेन इज नोन एज फूड चेन. So the sequence of living organisms in a community in which one organism eats and itself eaten by another organism to transfer energy. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और वो खुद भी खप जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, so that energy can be transferred from one organism to the another one. So this chain is known as the food chain. ठीक है. फूड चेन से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है 10% लॉ से. जो एनर्जी का हम लोग 10% लॉ पढ़ेंगे, दैट 10% लॉ इज रियली इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें अगर मैं आप लोगों से अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि भाई ये जो ग्रास है जो बकरी खा गई, क्या ग्रास के अंदर जितनी एनर्जी थी वो सब बकरी के अंदर चली गई, या फिर जो गोट थी उसको टाइगर ने खा लिया, तो क्या गोट के अंदर जितनी भी एनर्जी थी जो उसने ग्रास से ली थी वो सारी एनर्जी टाइगर के अंदर चली गई? सो क्या ये होता है कंसेप्ट, और इज देयर समथिंग एल्स जो हो रहा होता है एनर्जी ट्रांसफर के दौरान? सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड आई वुड लाइक टू नो द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. सो पोस्ट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फूड वेब. व्हाट इज फूड वेब? देखो, फूड तो समझ में आ रहा है, भोजन. वेब, जाला, मकड़ी आ गई क्या यहाँ पे? सो मकड़ी नहीं आई है, फूड वेब जाला है. पहले क्या पढ़ी थी? चेन. तो अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर फूड वेब को समझना चाहते हो तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से इंटरकनेक्टेड हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं
फूड वेब, यानी कि बहुत सारी फूड चेन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को जा करके खा ले, दूसरे का तीसरे को खा ले, तो ये जो वेब बन जाता है, यहाँ पे जो चेन बन जाती है इंटरकनेक्शन के थ्रू, ये जो हमारी चेन होती हैं, ये चेन इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं तो हम उनको चेन नहीं बोल सकते अब, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई जाला बन गया। और जाला जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब ढूंढना पड़ेगा बैठ करके कि कौन किसको खा गया। ठीक है, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ समझना चाहें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ कि ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने खाया था अभी थोड़ी देर पहले? गोट ने खाया था, और गोट बेचारी चली ही थी कि उनको टाइगर मिल गया और टाइगर खा गया। तो एक तो फूड चेन ये है। दूसरी फूड चेन ले लेते हैं कि भाई ग्रास है, इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं, ग्रास है, ग्रास को जो है ग्रास ऑफर टिड्डा जी खा गए, और ये जो टिड्डा थे वहाँ से उड़े ही कि फ्रॉग ने इस टिड्डे को खा लिया। फ्रॉग बेचारा थोड़ा जंप करके चला, उसको स्नेक मिला, स्नेक ने उस पर झपट्टा मार दिया और स्नेक को फिर हॉक उड़ा करके ले गया, बाज ले गया कि भाई तू खाएगा स्नेक फ्रॉग को, फ्रॉग वॉज माई फ्रेंड, नाउ इट्स द टाइम फॉर आवर रिवेंज। तो हॉक जो था वो उसको उड़ा करके ले गया। सो अब यहाँ पर दो फूड चेन है, फूड चेन नंबर 1 इज दिस एंड फूड चेन नंबर 2 इज दिस। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मान लो इस टाइगर को ये गोट नहीं मिली, ठीक है, इस टाइगर को क्या नहीं मिला? गोट नहीं मिली, या फिर ओके लेट्स मेक या फिर ऐसे समझो, ठीक है, ये जो गोट है, गोट जो थी ग्रास खाने नहीं आई, इस वाली फूड चेन के ये जो ग्रास है इसको गोट खाने नहीं आई, तो क्या ग्रास ऑफर इस वाली ग्रास को जाके नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये जो हमारा ओके हम लोगों ने आई थिंक गलत फूड चेन ले ली है, बिकॉज हाउ कैन वी कनेक्ट दिस? लेट्स मेक अनदर फूड चेन, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स मेक अनदर फूड चेन बच्चा लोग, क्योंकि टाइगर जो है वो ना तो हॉक को खाएगा, टाइगर जो है वो ना ही स्नेक को खाएगा ना ही फ्रॉग को खाएगा, राइट? सो हाउ कैन वी कनेक्ट दिस? सो लेट्स मेक अनदर फूड चेन नाउ। सो भाई फूड चेन बनाते हैं वापस से, तुम लोग भी कमेंट्स में मुझे बताओ। ग्रास है, अपना बकरी वाला तो लेके ही चलेंगे, गोट है, ग्रास है, उसको गोट खा गई, गोट को जो है वो टाइगर खा गया बेचारी गोट। सो दिस इज द फूड चेन। नाउ सेकेंड वन, ग्रास थी, ग्रास को जो है हमारा डियर खाया, डियर को हमारा वुल्फ खा गया, और वुल्फ को हमारे लॉयन साहब खा गए, ठीक है। तो ये फूड चेन थोड़ी सी कनेक्ट की जा सकती है। नाउ देखो इधर, लुक हियर, अब ये जो ग्रास है यहाँ पर फूड चेन नंबर 1 की जो ग्रास है, ये ग्रास को अगर ये वाली गोट नहीं आई खाने तो क्या ये डियर नहीं जा सकता सेकंड फूड चेन? बिल्कुल जा सकता है। घास पे खाने पे लिखा है, सॉरी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो दिस डियर, सेकंड फूड चेन का डियर कैन गो टू द फर्स्ट फूड चेन वाली ग्रास के पास कि भाई मैं तुझे खाऊंगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है। अब ये जो टाइगर है, मान लो बकरी इसको नहीं मिली लेकिन उसको ये डियर मिल गया जो सेकंड फूड चेन का है, दिख रहा है ये डियर, तो बेचारा टाइगर जो है वो ऐसा तो है नहीं कि गोट का इंतजार करेगा और भूखा मर जाएगा कि नहीं मैं तो गोट को ही खाऊंगा, मैं तो गोट को ही खाऊंगा। नो, he'll die if he'll go with this process, then he will die। तो वो क्या करेगा, उसको दिखाई दिया ये डियर, तो ये डियर को नहीं खा जाएगा? बिल्कुल खा जाएगा, दिख रहा है। मान लो ये जो यहाँ के लॉयन भाई साहब हैं, इनको वुल्फ नहीं मिला, ठीक है, इनको ना डियर मिला, इनको कौन मिली? गोट मिली, तो क्या ये बैठे रहेंगे? नहीं मैं तो अपनी फूड चेन के इंसान को खाऊंगा, मैं नहीं खाने वाला दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को, बिल्कुल नहीं, he'll die otherwise। सो ये क्या करेगा लाइन, ये जाएगा और गोट को खा जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग कि एक फूड चेन का जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को भी खा जा रहा है। नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा भाई। सो इट इज
इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो पहली चीज जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ह्यूमन के केस में ले लो, द फर्स्ट थिंग इज सर्वाइवल। सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आता है करियर, पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी, राइट। पहला क्या होता है सर्वाइवल, कि भैया जीवित तो रह जाएं, देन ओनली विल डू समथिंग, राइट। सो सेम यहीं पर है, जो लायन है वो यहाँ बैठ करके ये नहीं देखेगा नहीं मैं तो अपनी फूड चेन के वुल्फ मिलेगा उसको खाऊंगा, या फिर मेरी फूड चेन का तो डियर है वो मिलेगा तो उसको खाऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। If this lion of the second food chain will see the goat of the first food chain, then what he'll do? He'll just go and grab that goat, right? So ये होता है भाई, पहला काम होता है सर्वाइवल। सो वो झपट लेगा गोट पर, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरकनेक्शन हो जाएगा दो फूड चेन, या फिर और तीसरी भी लगा देंगे ना तो उसका जो ऑर्गेनिज्म होगा वो पहली पे भी झपट जाएगा, और पहली का जो होगा वो उस तीसरी के ऑर्गेनिज्म को भी खा जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है कि नहीं भैया मैं तो अपनी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को खाऊंगा एंड आई विल नॉट स्विच टू सम अदर फूड चेन, ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज द ऑर्गेनिज्म विल डाई एंड organism just can't die because the first thing he'll do is the survival. Good. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरकनेक्शन बैठ जाता है फूड चेन के बीच में, यानी एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को भी खा जाता है, तो एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से इंटरकनेक्टेड हो जाती है। एंड जब इंटरकनेक्टेड होती है तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में इतनी सारी फूड चेन है दैट वी कैन नॉट काउंट, राइट। तो यहाँ पर एक वेब, एक जाला सा बन जाता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वैसा ही एक जाला बन जाता है। इस वजह से ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इतने कॉम्प्लेक्स वे में, इसको हम लोग चेन ना बोल करके वेब बोल देते हैं। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई जो फूड चेन होती है क्या वो ज़्यादा अडेप्टिव होती है, या फिर फूड वेब जो होता है हमारा जाला वो ज़्यादा अडेप्टिव होता है? अडेप्टिव तो समझ रहे होगे ना, अडेप्टिव का मतलब क्या है? अडेप्टिव का मतलब है कि भाई फूड चेन जो है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर फूड वेब जो है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई थिंक यू पीपल गॉट द कंसेप्ट, है ना। सो if you are still finding some sort of trouble in understanding or something like that, then let me know in the comment section. बताओ मुझे comments में। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम लोगों को एक यू कैन कॉल इट डिफरेंस दिखाई दे रहा है फूड चेन और फूड वेव के फूड चेन एंड फूड वेब के बीच में। सो फूड चेन एंड फूड वेब एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। अगर डिफरेंस आ गया, हालांकि डिफरेंस से क्वेश्चन आता नहीं है सच, ओके टेल अस द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, नो, बट स्टिल आ गया। सो लेट्स सी दिस। सो फूड चेन जो होती है वो एक सिंगल लीनियर पाथवे होता है। दिख रहा था ना भैया, सीधे सीधे एक ऑर्गेनिज्म था वो दूसरे को खा रहा था, दूसरा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म था उसको दूसरा वाला खा गया, वो थोड़ा दूर चला उसको तीसरा वाला खा गया, एंड दिस इज हाउ अ फूड चेन एक लीनियर पाथवे होता है, सीधा सीधा रास्ता होता है फूड चेन के अंदर, राइट। देखा था ना हम लोगों ने अभी, ये रही ग्रास, ये रहा गोट, ये रहा टाइगर, राइट। सो सीधा सीधा पाथवे बनता है, दिस इज अ लीनियर पाथवे, वी कॉल इट लीनियर पाथवे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं भैया यहाँ पर मुझे बताओ ये जो वेब बन गया है, जो जाला बन गया है, क्या ये एक लीनियर पाथवे है? सीधा सीधा पाथवे नहीं, आड़ा तिरछा है, कहीं भी जा रहा है। सो मेड ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड पाथवेज और मेड अप ऑफ सेवरल और मेनी इंटरकनेक्टिंग पाथवेज। इसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग पाथवेज होते हैं जो कि आड़े तिरछे होते हैं। सो देयर इज नो सिंगल लीनियर पाथवे इन केस ऑफ फूड वेब। पहला डिफरेंस समझ में आया। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज आइसोलेटेड फूड चेन्स डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, अगर वो केवल एक फूड चेन में हम देखें तो वहाँ ज़्यादा होते हैं, और अगर हम लोग फूड वेब के अंदर देखें तो वहाँ ज़्यादा होते हैं।
ऑब्वियसली कहाँ पर, फूड वेब के अंदर, बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म जस्ट कांट वेट कि भाई यही वाला ऑर्गेनिज्म मेरी फूड चेन का मिलेगा तभी मैं खाऊंगा, अदरवाइज दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। नहीं मिला 10 दिन तक, 12 दिन तक, सो व्हाट विल हैपन, दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई ना। सो सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को खा जा रहा है, देन वहां पर उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस आर हाई, एंड द फर्स्ट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइवल। गुड। सो यहाँ पर देख लो, मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला देखो, ओके लेट्स टॉक अबाउट फूड चेन नाउ। फूड चेन का तीसरा पॉइंट क्या है, वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज वन ट्रॉपिक लेवल। ओके, आई डिडंट टेल यू द ट्रॉपिक लेवल वाला कंसेप्ट, राइट। सो पहले बता देते हैं, उसके बाद ही ये थोड़ा सा देखेंगे। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से कम्प्लीटली। देखो भाई, अभी हम लोग फूड चेन पढ़ रहे थे, और फूड चेन में आप लोगों ने देखा कि भैया एक घास उगी हुई थी कहीं पर, उस घास को हमारे डियर साहब आए और इन्होंने खाया। अब ये बेचारे दूसरे एक पाथ को फॉलो कर रहे थे, जा ही रहे थे, वहीं पर इनको भेड़िया दिखाई दिया, और भेड़िए से इन्होंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। एंड अल्टीमेटली एंड में इवेंचुअली ये जो भेड़िया था इसने डियर को खा ही लिया। नाउ फिर क्या हुआ, ये जो वुल्फ है, ये वुल्फ भी चले, इनको लाइन दिखे, लाइन ने बड़े भूखे थे 10 दिन से, इन्होंने क्या किया, इन पे वुल्फ पे अटैक कर दिया, एंड वुल्फ वाज नॉट एबल टू रन, सो वुल्फ को खा गया। दिस इज द फूड चेन। लेकिन ये जो फूड चेन होती हैं, इनका एक रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है, और इनके जो रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, उन रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं, नॉट नाम, इनके जो रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं वो पिरामिड की फॉर्म में किए जाते हैं। ठीक है, पिरामिड कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, पिरामिड, राइट, ऐसे पिरामिड दिखाई देते हैं। तो ये जो फूड चेन का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो किसके अंदर होता है, पिरामिड के अंदर होता है। अब ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो नीचे वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, कि भाई ये इसका नीचे वाला पार्ट है, दैट मीन्स द बेस वाला पार्ट। एंड एक जो होता है वो टॉप होता है, और वी कॉल इट अपेक्स, है ना, यही होता है। तो अब इस फूड चेन में ग्रास को कहाँ रखेंगे, बेस की साइड में या अपेक्स की साइड में? तो हमेशा फूड चेन का जो लेफ्ट वाला, यानी कि किसी भी फूड चेन का जो आपके लेफ्ट वाला पार्ट होगा, वो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसको हमेशा कहाँ पर रखेंगे, उसकी स्टार्टिंग होगी बेस से। यानी कि हमेशा ग्रास जो होगी, जो भी लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा, वही कहाँ पर जाएगा, बेस पर। तो रख लो, सबसे पहले क्या आएगी हमारी, ग्रास। ग्रास को कौन खा गया, फिर क्या आएंगे, डियर। हाँ भाई, सिस्टेमेटिकली ऐसा नहीं है ग्रास के बाद वुल्फ को लगा दो, या फिर ग्रास के बाद लायन आ रहा है, बिल्कुल एक लाइन में, लीनियर पाथवे, वही फॉलो किया जाएगा इस पिरामिड के अंदर भी। डियर को खा गए हमारे वुल्फ, और वुल्फ को खा गए हमारे लायन। गुड। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये समझने वाली चीज़ है और बात है कि भाई इधर देखो, अब यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो ग्रास है, ग्रास क्या है, इट इज़ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों है, प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि जो ग्रास है वो अपना खाना खुद बना सकती है, एंड व्हाई इट कैन मेक इट्स ओन फूड, व्हाई इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, बिकॉज इट इज़ अ प्रोड्यूसर, इट कंटेन क्लोरोफिल, राइट, दैट्स व्हाई इट कैन मेक और इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ठीक है, अब ये जो ग्रास है, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, लेकिन ये जो डियर है या वुल्फ है या लाइन है, इसके पास तो क्लोरोफिल नहीं है। सो जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो ग्रास होगी, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हीं को केवल बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। और जो प्रोड्यूसर को खा जाता है, यानी कि डियर, इसको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। वैसे जो प्रोड्यूसर को खाए उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, या फिर जो प्रोड्यूसर को खा जाए उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है,
तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है फूड चेन के अंदर? दैट इज आवर डियर। उसके बाद ऊपर की साइड चलो, वुल्फ। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए वो कौन होगा? वो होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाए यानी कि लायन, वो कहलाता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। और इसको आप लोगों के पेपर में एक और नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं टॉप कार्निवोर, कि भैया अपेक्स पर जो बैठा होता है वो सबका बाप है, दैट इज द टॉप कार्निवोर। तो अब जो सबसे नीचे होता है बेस पर, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि भैया ये फूड चेन के अंदर सबसे पहले स्थान पर था। तो यहाँ पर इस फूड चेन के अंदर पहले स्थान पर कौन है? वो है हमारे कौन? ग्रास। तो दे है हमारा, इसको बोलेंगे दिस इज आवर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। डियर ये सेकेंड नंबर पे हैं। सो ये आए हैं हमारे कौन से ट्रॉपिक लेवल पर? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद वुल्फ, ये कौन से ट्रॉपिक लेवल पर हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद जो लायन है वो है हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। सो यहां पे आप ये, इज इट क्लियर? लाइक जो प्रोड्यूसर को खा जाए उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी को खा जाए टॉप कार्निवोर, और वी कॉल इट टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी इस चीज़ की। यहाँ पर फूड चेन के अंदर वापस से आ जाओ डिफरेंस की तरफ। फूड चेन के अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है उसका केवल एक ट्रॉपिक लेवल होता है, एक ही ट्रॉपिक लेवल। जो ग्रास थी वो एक ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही थी ना, सेकंड पे थोड़ी ना रख दी थी, थर्ड पे थोड़ी ना रख दी थी। लेकिन फूड वेब के अंदर एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है। मे बी जो डियर हो वो एक फूड चेन के अंदर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर है, हो सकता है दूसरी वाली जो फूड चेन हो उसके अंदर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर हो, राइट। सो देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल इन द फूड वेब, क्योंकि वो सिंगल लीनियर पाथवे नहीं है, बहुत सारी फूड चेन का इंटरकनेक्शन वाला लिंक है और पाथवे है। नाउ लास्ट, ये लेस अडेप्टिव होती है फूड चेन, बट द फूड वेब इज मोर अडेप्टिव। इसका सीधा सीधा मतलब आप लोग ऐसे समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कि भैया ये जो हमारी फूड चेन होती है इसके अंदर सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं दे आर लेस। क्योंकि मान लो अगर वो जो लायन है, अगर वो गोट को खा रहा है एक फूड चेन के अंदर और गोट नहीं आ रही है, तो क्या वो लायन उस गोट का ही वेट करते करते मर नहीं जाएगा? अगर वो नहीं आई तो क्या होता है, वो लायन दूसरी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा। दैट्स वाई जो फूड वेब होती हैं दे आर मोर अडेप्टिव और द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ फूड वेब इज क्वाइट हाई। ठीक है। अब इन के बीच में ये तो हो गए डिफरेंसेस, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। व्हाट इफ आपको एग्जाम के अंदर सिमिलैरिटीज बोल दे कि भाई फूड चेन और फूड वेब के अंदर सिमिलैरिटीज लिख दो, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट बोलोगे कि भैया दोनों के अंदर ही ये दिखाया जाता है कि कौन किसको खा रहा है, रिप्रेजेंट हूँ इट्स हूँ। ठीक है। दूसरा, ये जो हम लोग थर्ड, इसको बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। और ये जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी है इसको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म को खा लो, चाहे अपनी फूड चेन के खा लो, चाहे दूसरे की फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को खा जाओ, लेकिन जो एनर्जी मिलेगी आपको वो केवल 10% ही होगी। दैट मीन्स एक फूड चेन से और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड चेन में या फूड वेब में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ओनली 10%। Only 10% energy is transferred from one organism or the one tropic level to the second one or the third one or the fourth one. गुड। तो यहीं पर अगला टॉपिक आ जाता है हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी।
और ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अभी हम लोग सीखे थे कि भैया फूड चेन को वापस से बना लेते हैं, ठीक है, एक बार और समझने के लिए। सो लेट्स मेक दैट फूड चेन अगेन, इस तरीके से ही उसको बना लेते हैं अभी जो हम लोग सीख करके आए थे। व्हाट वाज द फूड चेन? ग्रास है, ग्रास को डियर ने खा लिया, एंड देन डियर को वुल्फ खा गया, एंड देन वुल्फ को लायन खा गया, ठीक है। वो चला ही था बेचारा वुल्फ थोड़ी सी दूर, और तभी लायन आ रहा, उसने झपट्टा मार दिया। सो ये जो ग्रास है, ग्रास के पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसकी केवल 10% एनर्जी ही इस डियर के पास जाएगी। डियर के पास जितनी भी एनर्जी है उसकी केवल 10% वुल्फ के पास जाएगी, और वुल्फ से केवल 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू लायन। Not more than that, not even 15, not even 20, only 10% energy is transferred from the one organism to the second organism. जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई 1000 जूल एनर्जी है हमारी घास के पास, तो हमारी घास के पास 1000 जूल एनर्जी है, इसका मतलब इसकी 10%, इसकी 10% ऑफ 1000 कितना होगा? ओनली 100। तो टाइगर के, डियर के पास सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे डियर है, उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी? ओनली 100 जूल। अब 100 जूल, डियर के पास 100 है, तो डियर को जो भी खाएगा, कौन खाया? वुल्फ। वुल्फ के पास केवल इस 100 जूल की कितनी जाएगी? 10, एंड 10% ऑफ 100 इज 10 जूल, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जो लायन है, जब वो इस वुल्फ को खाएगा तो इसके पास जो एनर्जी जाएगी इस 10 जूल की 10% जाएगी, एंड द 10% ऑफ 10 जूल इज 1 जूल। इसका मतलब फूड चेन के टॉप पर जो भी होता है, जो भी टॉप कार्निवोर होता है और द टर्शरी कंज्यूमर होता है, और जो अपेक्स पर होता है, उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है उस फूड चेन के अंदर। क्लियर? सो दिस इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो ट्रिक है आप लोग समझ के चलना और ध्यान में रख लेना। और वो ट्रिक क्या है? मान लो, देखो इधर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक फूड चेन ले लेते हैं, यही वाली ग्रास, वेट, ग्रास के बाद है हमारे डियर, डियर के बाद है हमारा भेड़िया, भेड़िया, और भेड़िया को खा जाता है शेर, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि इसके पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है, घास के पास। इससे जब हम लोग फूड चेन के ये वाला साइड लेफ्ट वाला है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब इधर की साइड जाते जाते एक जो जीरो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर एक जीरो कम कर दो 100 जूल, यहाँ पर एक जीरो कम कर दो 10 जूल, यहाँ पर एक जीरो कम कर दो 1 जूल। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई एक फूड चेन है, मान लो कंसिडर दिस फूड चेन, ग्रास, ग्रास को खाया डियर, डियर को खाया वुल्फ, वुल्फ को खाया लायन। आपसे कहेगा ये फूड चेन है, अगर इस फूड चेन के अंदर लायन के पास 1 जूल एनर्जी है तो बताओ ग्रास के पास कितनी होगी? तो इसको निकालने का भी सीधा सीधा तरीका है, 10% ट्रांसफर होती है। तो इधर की साइड जब हम आते हैं राइट से लेफ्ट की साइड, तो एक जीरो बढ़ाते जाओ, सिंपल सिंपल। तो 1 है यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ 10, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ 100, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ 1000। दैट मीन्स 1000 जूल एनर्जी होगी हमारी ग्रास के पास। वहाँ पर बैठ करके ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि 10% ऑफ 1, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 1000। सिंपल सिंपल ये याद रखो कि इधर से इधर जाएंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो कम होती जाएगी, राइट से लेफ्ट आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। बल्कि साइड में नोट बना करके लिख लो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे एनर्जी विल डिक्रीज, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे द एनर्जी विल इंक्रीज। दिमाग में भर लेना, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड।
नाउ आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नाम का ये टॉपिक है। एंड नाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि भाई आप लोग देखते ही होंगे, गांव में बहुत सारे लोग गांव के होंगे, कि आजकल फसलों के अंदर इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, घास फूस हो गया तो वीडीसाइड के स्प्रे कर दिए जाते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, वीडीसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, क्या ये केवल उस प्लांट की बॉडी के अंदर क्या है? ये दे आर टॉक्सिक केमिकल्स। जब उनके स्प्रे किए जाते हैं खेतों के अंदर, फसलों के अंदर, तो क्या ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो उस पेस्टिसाइड के अंदर है, जो उस इंसेक्टिसाइड के अंदर है, वो केवल उस प्लांट की बॉडी के अंदर तक रह जाता है? नहीं, वो टॉक्सिक केमिकल हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसफर होगा जो उस फसल को खाएगा जिसमें वो छिड़काव किया गया है। और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सही है? तो अब जब लोगों ने ये देखा कि भाई ये जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, वीडीसाइड हैं, ये तो हर फसल में यूज़ किए जाते हैं, और जब ये हर फसल में यूज़ किए जाते हैं यानी कि हम टॉक्सिक केमिकल्स खा रहे हैं। अब कुछ बॉडी के अंदर तुम ऐसा डाल रहे हो जो कि जहर है, बेशक उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन वो बॉडी के अंदर क्या करेगी? वो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंज करेगी, और चेंज कैसा होगा? वो हमारे फेवर का तो नहीं होगा, यानी कि इससे हम बीमार होंगे। तो इससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से बचने के लिए लोगों ने आजकल एक सल्यूशन निकाला है, और सल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम का। आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर वो बोलते हैं कि भैया हमारी जो फसलें हैं उनके अंदर ना तो इंसेक्टिसाइड यूज़ किए गए हैं, ना पेस्टिसाइड यूज़ किए गए, ना हर्बिसाइड, ना वीडीसाइड। इसका मतलब हमारी जो खेती है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। खाद से जो गोबर का खाद है केवल वही हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, और आजकल लोगों ने बढ़िया बढ़िया बिजनेस बना लिए हैं इससे। सो बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन है ये एक समस्या तो है, क्योंकि आजकल जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर टॉक्सिसिटी तो है ही है। और इससे बचने का उपाय क्या है कि भाई अपने देखो जो गेहूं वगैरह है उससे तो तुम लोग नहीं बच सकते, वो तो खाना पड़ेगा, जैसा है वैसा है। क्योंकि अगर मान लो आप लोग थोड़ी से मैंने पढ़ा दिया, आप लोग कहो कि भाई हम जब खेती करेंगे तो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी जो खेत है उसके अंदर सपोज करो आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया या आप लोगों ने कहीं से देख लिया कि भाई इसके तो बड़े नुकसान हैं, अलग अलग डिसऑर्डर हो जाते हैं, अलग अलग म्यूटेशन हो जाती हैं बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप लोग अपनी खेत के अंदर इन पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को यूज़ नहीं करोगे और आपके आसपास के जो लोग हैं जिनके खेत हैं वो यूज़ करेंगे, तो जितने भी कीड़े हैं वो सब आपकी खेती को खा जाएंगे, वैसे लॉस होगा। तो इसीलिए अगर एक आधा व्यक्ति यूज़ नहीं भी करना चाहता है तो उसे यूज़ करना पड़ता है, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। सही है? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे इस तरीके से ही आप अपने आंसर को लिखना कि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ, ये नहीं, ये बुक वाला नहीं कि इट मीन्स accumulation of non-biodegradable chemicals like pesticide in the living organisms like plant, animal, including man in a food chain. No, not like that. You have to write what you think about it. Okay, biological magnification का क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करो। उसके बाद आप लोग एक एग्जाम्पल दे दो कि भाई ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एंड देन अपने आंसर्स के एंड में आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन के अंदर आप लोग वो लिखो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, राइट। सो जैसे आप लोग इसके अंदर, उसने पूछा तो है नहीं व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला प्रोसेस, राइट। तो लेकिन अगर आप लोग वहां पर ऐड करके आएंगे लाइक कंक्लूजन, हेडिंग डाल दो, और उसी के अंदर जब आपका आंसर खत्म हो जाए कंक्लूजन डालो, हेडिंग, और वहां पर लिखो व्हाट यू थिंक। सो व्हाट यू थिंक कि भाई ये जो चीज़ें हैं दे कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो पीपल शुड ट्राई ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन अ ब्रॉड स्केल। ठीक है? So like this, you have to frame your answers like this, and this is how toppers are selected in the exam.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अरे ये बढ़िया सा है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो कचरे होते हैं, तुम लोग रहते हो, सब रहते हैं, सब अपना अपना कचरा फेंकते हैं, और तुम लोग चिप्स के तो 4 पैकेट खा जाते होगे दिन में। तो वो जो चिप्स खा तो जाते हो, लेकिन उसका जो रैपर होता है वो रैपर होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या बला है नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। सो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आप लोग कचरा प्रोड्यूस करते हैं, ये वही 2 तरीके के कचरे होते हैं। 2 तरीके के कचरे होते हैं जो आप लोग प्रोड्यूस करते हो। एक तो वो जो गल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल केला खाया, खेत में जा रहे थे, केले का छिलका फेंक दिया, 2 दिन बाद उसी खेत के राह से होकर के गुजर रहे थे, देखा केला का जो छिलका था, 2 दिन नहीं 10 दिन बाद देखा केला का जो छिलका था वो तो बिल्कुल ककड़ी हो गया सूख करके, और वो मिट्टी जैसा मिट्टी में मिल गया। इसका मतलब जब कचरे के छिलके को आपने खेत में फेंका होगा तो वहाँ पर डिकम्पोजर्स आए होंगे, यानी कि बैक्टीरिया उसके ऊपर लगा होगा, और बैक्टीरिया ने अपना खाना लिया होगा उससे, और उसके बाद वो जो है क्या हो गया होगा, डिग्रेड हो गया कंप्लीटली। दैट्स वाई वो मिट्टी में मिल गया। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल डिग्रेड कर दिया जाए। तो वो वेस्ट मटेरियल जो बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा डिग्रेड हो जाए, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या आते हैं, जो मम्मी आलू के छिलके काटती हैं, छीलती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स को पील करती हैं, उनके जो छिलके होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये एक्चुअल में हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ही नहीं। हार्मफुल क्या है, हार्मफुल है हमारे ये दूसरे वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन नहीं होंगे, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। जैसे तुम लोग चिप्स का पैकेट, जो चिप्स खाते हो, खा लेना, जहाँ पे केले का छिलका फेंका था उसी खेत में चिप्स के पैकेट को फेंक देना। तो वो जो चिप्स का पैकेट है 10 दिन बाद जाओ, 10 साल बाद जाओ, बेशक 20 साल बाद जाओ, लेकिन वो जो चिप्स का पैकेट है उसको गाड़ करके रखाना, लेकिन वो वहीं का वहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोज कर ही नहीं सकता। जब बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता तो भैया उसका तो कुछ होगा नहीं, अमर जीव है, राइट। सो 2 तरीके के वेस्ट हैं, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रेकन डाउन और ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स क्या है यहाँ पर, ओनली 2 ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है कि भैया ये डिग्रेड होंगे ही नहीं बैक्टीरिया फंजाई से, और जब ये डिग्रेड नहीं होंगे तो ये पॉइजनस के पॉइजनस ही रह जाएंगे, नॉन पॉइजनस नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे, दूसरा डिफरेंस, दूसरा अंतर ये है, जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग पूछ रहे होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स। इसी वजह से इन्हीं नाटकों को देखते हुए इन प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स के गवर्नमेंट ने पॉलिथीन्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। डिग्रेड नहीं होती, रिसाइकल्ड नहीं की जा सकती। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर प्लैनेट। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे गेट रिसाइकल्ड एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर डंपिंग साइट्स, बट दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता तो इनको डंपिंग साइट चाहिए। यानी कि अब ये जो आप इतने सारे चिप्स खाते हो और वो चिप्स के पैकेट जाते कहाँ होते हैं, डिग्रेड तो होते नहीं हैं, तो उनको भर करके एक मैदान के अंदर लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर बहुत चौड़े चौड़े गड्ढे खोदे जाते हैं जिनको बोलते हैं डंपिंग साइट्स, और उन गड्ढों के अंदर उसको दबा दिया जाता है। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट, दिस हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। सो ट्राई टू यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एज मच एज पॉसिबल। थैला लेकर नहीं जाते होगे तुम लोग, अभी भी पिन्नी लेकर नहीं, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि आई वॉज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड मैंने पूछा उन लोगों से कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग जो है पॉलीथीन का जो यूज़ है
उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बैन कितना भी गवर्नमेंट लगा ले, लेकिन आजकल भी लोग थैलियों में ले लेकर के भर भर के अपना सामान लेकर आते हैं, राइट। सो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाती हैं एक्चुअली दे कैन ओनली वर्क व्हेन आम जनता वांट्स टू कंट्रीब्यूट, राइट। तो उसमें से एक बच्चा बोला, मैंने बोला कि भाई तुम लोग अभी भी थैले लेकर नहीं जाते होगे? तो उनमें से बोला हाँ मैडम मैं थैला लेकर नहीं जाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या रीज़न है थैला लेकर नहीं जाते? तो मैडम शर्म लगती है। सो अपने शर्म वरम को रखो साइड में। जब भी जाओ बाज़ार की साइड तो वहाँ पर ये मत देखना कि सब्जी भाजी वो पॉलीथीन में देगा, अपने थैला लेकर के जाओ। इससे तुम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे होगे अपने एनवायरनमेंट के लिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, और थैले में कोई शर्म नहीं होती है, राइट। So try not to use the polythene bags. Try to use थैला as much as possible, right? So अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। We are done with this topic, biodegradable and non-biodegradable waste. क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। वैसा ही सेम मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँगी कि भैया जब भी अपना आंसर लिख दो, एंड में आप लोगों को कंक्लूजन नाम का हेडिंग डालना है, और कंक्लूजन के अंदर वो सब चीज़ें लिखनी हैं जो आप सोचते हो, एंड दैट दोज थिंग्स जो कि की जा सकती हैं, इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, और आप सोचते हो ओके वी कैन डू दिस, एंड इफ वी विल डू दिस देन थोड़ा सा सल्यूशन हम लोग निकाल रहे होंगे अपने लेवल पर। सो वो आप लोग कंक्लूजन में डाल करके आओ, एंड द एग्जामिनर विल सी दैट ओके you are using your brain, then obviously that examiner will give you more marks as compared to the another student. So this is how you will be selected as a topper. So conclusion के अंदर यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि भैया हम लोग we should not use polythene bags, rather we should use the थैला, right? We should use the cloth bags for shopping, for grocery shopping, right? तो थैलियों को लटका कर ना लाएं, थैले लेकर के जाएं, लाइक दैट। सो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का चलेगा। गवर्नमेंट के बैन करने से एक्चुअल में कुछ होगा नहीं। तो यूज वायरलेस प्रेजेंटेशन, प्लीज गो टू। ऑलराइट, नाउ अगला टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, आप लोगों को पता है जब ये ब्रह्मांड बन रहा था तो ये ब्रह्मांड बना कैसे था? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस बहुत बड़े धमाके का नाम था बिग बैंग थियरी के नाम से उसे पढ़ते हैं। बिग बैंग, बड़ा धमाका। और ये जो बड़ा धमाका जब हुआ था तो धीरे 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 करके उस वक्त अर्थ का जो टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड 4000 to 8000 डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा है। तो क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, और आप लोग इसको बोलो कि जो भी एटम्स प्रेजेंट थे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त पृथ्वी के पास एक्चुअल में कोई ऐसा तरीका नहीं बचा, और बड़े बूढ़े कहकर भी गए हैं कि भाई जिस वक्त आपके पास कोई समस्या हो और वो सॉल्व नहीं हो रही हो, तुम लोगों ने खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, लेकिन तुम्हारी हजारों हजार कोशिशों के बाद भी वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है। तो एक काम करना, वो क्या काम कह करके गए? तो भाई इंतज़ार करना और उस प्रॉब्लम को वहीं ऐसे ही छोड़ देना। बहुत सारे लोग इसमें ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसे छोड़ते थोड़ी ना है, देन विल बिकम कॉवर्ड और कावर्ड, बट दैट इज नॉट द थिंग। अगर कोई सही में समस्या है एंड यू ट्राइड अ लॉट बट वो सॉल्व नहीं हुई, तो उस वक्त उसको वहीं छोड़ दो और इंतजार करो। थोड़े टाइम बाद जब आप लोग वापस देखोगे उस तरफ तो पाओगे कि या तो आप लोगों के पास कोई सल्यूशन आ गया उसको सॉल्व करने का, केवल इंतजार करने से, राइट, या फिर वो जो प्रॉब्लम थी दैट वाज गॉन। सो कभी कभार डूइंग नथिंग
becomes important. And sometimes doing nothing is the most toughest job that you can do, और वो सबसे बढ़िया रिजल्ट लेकर के आती है। सो उस वक्त पृथ्वी के पास भी एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं कि वो करे कुछ, तो उस वक्त पृथ्वी ने किया इंतज़ार कि भाई अभी कुछ नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे जैसे हम लोग आग करते हैं चूल्हे में, बरोसी में, और आग लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो जो आग होती है वो अपने आप ठंडी पड़ जाती है। वैसे ये जो अर्थ का 4000 से 8000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, ये लोअर डाउन होना चालू हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर लोअर डाउन हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो बनने चालू हो गए, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो गए, राइट। तो ये अर्थ के स्टार्टिंग में ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, इनको जोड़ने में कंट्रीब्यूट कर रही थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे सबसे बड़े तारे से आती हैं। और कौन है हमारा सबसे बड़ा तारा? आवर सन। हमारा जो सन होता है वो सनलाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी रिलीज करता है। लेकिन पृथ्वी के बनने के टाइम पर एक्चुअल में कोई था ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में, राइट। बैक्टीरिया भी बहुत बाद में आया, आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो यूवी रेडिएशन है हमारा, ये यूवी रेडिएशन जैसे सन के रेज के साथ साथ पृथ्वी पर आने लगी, और वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो बनने चालू हो गए। लेकिन उसी टाइम पर धीरे धीरे एक लेयर का भी फॉर्मेशन हो गया, और वो फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था। और उस लेयर के नाम को अगर आप लोग देखो तो नाम है उस लेयर का ओजोन लेयर। ये रही वो परत। अब आप लोग कहोगे परत, ओजोन लेयर, ये क्या है और ये क्यों ही ज़रूरी है, राइट। सो देखो, आप लोग ऐसे समझो इसको कि उस वक्त तो दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था नहीं जिस वक्त ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आ रहे थे। अगर होता तो वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो चुका होता कैंसर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो पप्पी हो, कोई भी हो, कैंसर, स्किन कैंसर, और सब हो चुके होते अंधे। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी वजह से इस ब्रह्मांड को बनानी पड़ी एक परत, ओजोन लेयर। क्यों? क्योंकि सन से सनलाइट का आना जरूरी है पृथ्वी पर। अगर वो नहीं आएगी तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो हम वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई उस सनलाइट के साथ साथ तो हम वैसे ही मरेंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही स्किन के एपिडर्मिस लेयर को टच करती हैं वैसे ही पेनिट्रेट करना चालू कर देती हैं, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी कैंसर। अनवांटेड डिवीजन चालू हो जाता है सेल्स के अंदर, राइट। सो इस वजह से ब्रह्मांड ने ये ओजोन लेयर बनाई, एक परत बना दी। जिस भाग में एटमॉस्फेयर के हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और जहां पर ये ओजोन लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो परत है, परत का मतलब क्या होता है कि भैया इससे कुछ चीज आगे नहीं जाएगी, तो वो किसको रोक रही है वहां पर? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऊपर ही रोक ले रही है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये कहां पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये सारी चीजें हाईलाइट करके लिख लेना। ये है स्ट्रेटोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो लेयर है ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको वहीं रोक लेती है, ठीक है। ये काम है। ओजोन का मतलब क्या है कि भैया ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, यानी कि O2 प्लस O, जब ये होता है तो यहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं O3 का मॉलिक्यूल, एंड दैट इज ओजोन। यही है ओजोन। सो ये काम है हमारी ओजोन लेयर का कि भैया हम बचे हुए हैं क्योंकि ऊपर ओजोन लेयर है। मान लो अगर मैं कहूँ कि ओजोन लेयर के अंदर होल हो जाए, छेद हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विल स्टार्ट कमिंग टू द अर्थ एंड दे विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग आवर स्किन,
और जैसे ही वो सेल के कांटेक्ट में आएंगी देन देयर विल बी अनवांटेड डिवीजन इनसाइड आवर सेल्स। और अनवांटेड डिवीजन का मतलब होता है ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर से फिर बनेगा कैंसर। सो दिस ओजोन लेयर इज आ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ अस। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हुआ भी था, अंटार्कटिका का एक रीजन था, वहां पर ओजोन लेयर के अंदर छेद होना चालू हो गया। वहाँ पर देखा कि भैया सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स जो थे, दे स्टार्टेड गेटिंग ट्यूमर्स। वो हुआ क्यों था एक्चुअल में? जो उस वक्त की कंपनीज थी, जिस वक्त वो ओजोन लेयर के अंदर अंटार्कटिका में छेद हुआ था, उस वक्त जो कंपनीज थी वो ऐसे फ्रिज और एसी बना रही थी जिनके अंदर ये ऐसा कुछ डाल रही थी जिससे एंड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते थे। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर जहर टू ओजोन लेयर। ये ऊपर इकट्ठा होते गए और इन्होंने ओजोन लेयर को ब्रेक कर दिया, होल हो गया। और ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया, इसका मतलब वहां से क्या आ रही होंगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो उस वक्त क्या किया, वहाँ की जो मतलब लोगों ने चर्चा की इस बारे में और उन कंपनीज को ये आदेश दिया गया कि भैया बंद करो ये एसी और फ्रिज बनाना इस तरीके के, जो कि बाद में अल्टीमेटली CFC रिलीज करते हैं। और इस तरीके से ये जो डिप्लीशन था ओजोन लेयर का जो वहाँ पर हो रहा था वो रुक गया। सो ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे केमिकल्स यूज़ करें जो कि एरोसोल्स हों, स्प्रे प्रोपेलेंट्स हों या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों, CFCs आर इम्पॉर्टेंट हियर कि भाई डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों हो सकता है? अगर CFC रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में तो वो CFC जा करके उस ओजोन लेयर को वो स्ट्रेटोस्फेयर में इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसको क्या कर देते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं और छेद कर देते हैं। और अगर डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे कि भैया स्किन कैंसर हो जाएगा और जो हमारा आँख हैं उनके अंदर कैटरेक्ट हो जाएगा। सो बहुत गड़बड़ है इधर। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, आप लोगों का बर्थडे आता है पूरे एक साल में एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू something for your mother earth, then plant a tree. Alright, I want all of you to plant a tree. और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज आप लोग देते हैं बट कितना बढ़िया लगता है ना ये सुनने में कि you planted a tree and you gave life to someone. Alright, so on your birthdays what you should do or what I will suggest you to do, that please do plantation. Plant at least one tree on your birthday. Good. So this is something that you can do to save your mother earth और this is something that you can, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे दैट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर मदर अर्थ is by doing plantation, right? So please do plantation as much as possible. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं then please go for at least one plant on your birthday. All right? तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।